हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट भी हम ये शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी का बिहेवियर विंग को लेकर बहुत चेंज हो गया था। वो विंग की बहुत केयर करने लगा था और वो अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पा रहा था विंग के क्लोज आने से, और विंग इस चीज़ से बहुत डर रहा था, या ये कहें कि उसे ये फीलिंग्स समझ नहीं आ रही थी। विंग के लिए जो भी फीलिंग्स थी वो बहुत नई थी। ये सब वांग जी जब उसे टच करता था तब उसकी बॉडी का अजीब तरह से रिएक्ट करना विंग को बहुत अलग लग रहा था। वांग जी विंग के क्लोज आ रहा था, लेकिन तभी उस टाइम उसका फ़ोन रिंग करता है और साओ शिंग चैन उसे कॉल कर देता है। कॉल कट होने के बाद वांग जी विंग की ओर देखता है, जो डरे हुए था और बेड पर लेटा हुआ था, और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। वांग जी विंग को ऐसे देखकर स्माइल करता है और फिर वो दोबारा से विंग के ऊपर आता है। विंग इस चीज़ से डर जाता है। वांग जी विंग के फेस पर अपने एक हाथ को रखता है और वो उसके लिप्स को धीरे धीरे करके अपने लिप्स से किस करने लगता है। वी वांग जी के लिप्स को अपने लिप्स पर फील कर रहा था। उसे ये फीलिंग बहुत डिफरेंट फील करवा रही थी। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स पर उसे बाइट करता है, जिससे वी जिंग अपनी माउथ को ओपन कर देता है। वांग जी अपने टंग को विंग के माउथ में स्लाइड करता है और उसे उसके माउथ को फील करने लगता है। वी जिंग जब वांग जी की टंग को अपने माउथ में फील करता है तब उसे अलग सी एक सेंसेशन फील होती है। वी जिंग समझ नहीं पा रहा था इस फीलिंग को। वांग जी विंग के पूरे माउथ को धीरे धीरे करके एक्सप्लोर कर रहा था। वी जिंग तो बस कस कर वांग जी की शर्ट को पकड़ लेता है। वी जिंग को अच्छे से किस कर लेने के बाद वांग जी विंग से दूर होता है और वी जिंग के फेस को देखने लगता है। वी जिंग की आइज क्लोज थी, उसने कसकर अपनी आंखों को बंद किए हुए था। ये देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। इसके बाद वांग जी वी जिंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू करता है। तभी वांग जी के रूम के बाहर एक नॉक होता है, जिसे सुनने के बाद वांग जी कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। वांग जी जल्दी से खड़ा हो जाता है। वी जिंग जब ये देखता है तब वो अपनी आइज को ओपन करता है और बेड से उठ जाता है। वांग जी जाता है और डोर को ओपन करता है तो बाहर एक मेड थी। वांग जी उसे देखकर बोलता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो वो सर्वेंट ये सुनकर डर जाती है। वो सर्वेंट वांग जी की ओर देखती है और बोलती है, सर सॉरी, लेकिन आपसे कोई मिलने आया है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बोलता है अपने मन में ही, इन सब लोगों को कोई और काम नहीं होता क्या? मुझे परेशान करने के लिए आते रहते हैं। वांग जी उस सर्वेंट की ओर देखता है और बोलता है, जो भी आया है उसे वो लोग मुझसे ऑफिस में आके मिले। वो सर्वेंट डर जाती है और बोलती है, ठीक है सर, और वहां से चली जाती है। इसके बाद वांग जी रूम के अंदर आता है। अपनी क्लोथ को लेकर ना चाहते हुए भी उसे ऑफिस के लिए रेडी होना पड़ता है। आज पहली बार था जब वांग जी ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर रेडी हो रहा था। और वी जिंग तो एक चैन की सांस लेता है कि वांग जी अब जा रहा है। तो अब हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं। अब हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने ऑफिस में था और कुछ फाइल को रीड कर रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वांग जी ऊपर देखता है और बोलता है, कम इन। तभी साओ शिंग चैन रूम के अंदर आता है। साओ शिंग चैन को देखने के बाद वांग जी उस फाइल को नीचे रख देता है और फिर साओ शिंग चैन की ओर देखते हुए बोलता है, क्या मीटिंग अरेंज हो चुकी है? साओ शिंग चैन बोलता है, हाँ बॉस, मीटिंग अरेंज हो चुकी है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक न्यूज़ देख लें। वांग जी बोलता है, ओके। फिर साओ शिंग चैन अपने हाथ में से एक टैबलेट वांग जी को देता है। वांग जी उस टैबलेट को अपने हाथ में लेता है और फिर उसे ऑन करता है तो उस पर एक न्यूज़ फ्लैश हो रही थी। जियांग कंपनी पूरी तरह से कर्जे में डूब चुकी है। बहुत जल्द ही जियांग फेंगम्यान रोड पर आने वाले हैं। ये सुनकर वांग जी के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करते हुए बोलता है, वेरी गुड साओ शिंग चैन, तुमने तो बहुत अच्छा वर्क किया। साओ शिंग चैन स्माइल करता हुआ बोलता है, हाँ बॉस, मैं जानता हूँ। अब आप ये वाली न्यूज़ देखिए। फिर साओ शिंग चैन वांग जी को दूसरी न्यूज़ दिखाता है, जिसके अंदर वी मैंशन को बेचा जा रहा था। ये देखने के बाद वांग जी स्माइल करता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली जियांग फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि अब उसके पास ना तो कंपनी है ना घर है। वो पूरी तरह से रोड पर आ चुकी हैं। वांग जी फिर अचानक से बिल्कुल सीरियस हो जाता है। उसके फेस पर एक सीरियस लुक आ जाता है। साओ शिंग चैन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, बॉस क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया? वांग जी साओ शिंग चैन की ओर देखता है और बोलता है, नहीं, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वी मैंशन को ऐसे सबके सामने नीलाम किया जाए।
उसके पेपर्स रेडी करो। शाओ शिंगचन स्माइल करता है और बोलता है, ओके बॉस, मैं समझ गया। इसके बाद शाओ शिंगचन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है स्माइल के साथ, फिर वहाँ से चला जाता है। अब हम जियांग फेंगमियान को देखते हैं, जो वी मेंशन के बाहर खड़े हुए थे और उस पर लॉक लगते हुए देख रहे थे, क्योंकि अब वी मेंशन उनका नहीं था। उनके पास अब ना घर था ना कंपनी थी, सब चीज़ें उनकी बिक चुकी थी और वो पूरी तरह से अब सड़क पर आ चुके थे। मैडम यू वहीं पर उनके पास खड़ी हुई थी और वो भी ये सब चीज़ें देख रही थी और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। तभी एक कार वहाँ आकर रुकती है। उसके पीछे दो और कारें थीं, उनमें से बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं और वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। उस गाड़ी में से एक पर्सन बाहर निकलता है, जैसे देखने के बाद मैडम यू और जियांग फेंगमियान दोनों ही जान जाते हैं कि ये कौन है। ये था शाओ शिंगचन, वांग जी का पर्सनल असिस्टेंट बोलें, सेक्रेटरी बोलें, सब कुछ। वो बाहर आता है और एक जो गाड़ी आगे खड़ी हुई थी उसका डोर ओपन करता है। जैसे ही डोर ओपन होता है उसमें से लैन वांग जी, यो लैन कंपनी का सीईओ बाहर निकल कर आता है, जिसे देखने के बाद मैडम यू और जियांग फेंगमियान दोनों ही गुस्से में आ जाते हैं। वांग जी उनके पास आता है। मैडम यू गुस्से में बोलती है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया लैन वांग जी। वांग जी स्माइल करता है, मैडम यू की ओर देखता है और बोलता है, अभी तो आप लोगों ने देखा ही कहाँ है, अभी तो आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखना है। मैं आपकी लाइफ को पूरी तरह से हल बना दूंगा, अब चिंता मत करिए, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिएगा आप लोगों के साथ होता क्या है। स्माइल करता है वांग जी और फिर अपनी कार में जाकर वापस बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। मैडम यू और चांग फेंगम्यान दोनों ही बस सब चीज़ें देखते रह जाते हैं। दोनों की ही आंखों में आंसू आने वाले थे, क्योंकि ये सब जो हो रहा था वो वांग जी कर रहा था और इस वक्त उन दोनों की हालत बहुत बुरी थी। मैडम यू अपना फ़ोन निकालती हैं और जल्दी से जियांग चेंग को कॉल करती हैं, लेकिन जियांग चेंग तो उनका कॉल बिल्कुल भी पिक नहीं करता। लगभग 3 दिनों से उन्हें जियांग चेंग का कोई अता पता नहीं था। जियांग चेंग ना ही तो उनके कॉल पिक कर रहा था और न ही वो घर लौट कर आया था। और जियांग यानली तो यहाँ से बहुत दूर जा चुकी हैं, क्योंकि उसे पहले पता चल गया था कि अब लैन वांग जी उनकी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से चली गई थी। अब यहाँ पर ओनली मैडम यू और जियांग फेंगमैन ही बचे हुए थे। जियांग चेंग तो पहले से ही नहीं पता था कि कहाँ है। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल ही देखते रहते हैं और फिर वहाँ से ऐसे ही पैदल चलना शुरू कर देते हैं। तभी उनके पास एक और कार आकर रुकती है और उसमें से एक पर्सन बाहर निकल कर आता है, जिसने अपने फेस पर मास्क पहना हुआ था। उसे देखने के बाद मैडम यू और जियांग फेंगम्यान दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर अब हमें सीन शिफ्ट करके वहाँ से लैंड मैंशन का दिखाया जाता है। वी जिंगबांग जी के रूप में था और बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसे पहले की तरह घर की सफाई नहीं करनी पड़ती थी, मतलब अब कुछ नहीं था उसके पास करने के लिए। थोड़ा बहुत काम जो वो कर रहा था अब वो उसके पास भी नहीं था, क्योंकि मेड सारा काम कर रही थी। वी जिंग चुपचाप बैठा हुआ था, इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़रें वहाँ टीवी पर जाती हैं। वी जिंग फिर वहाँ काउच से उठ जाता है और सोफे पर आकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर वो टीवी की ओर देखता है, काफ़ी देर देखता रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या वो इसे चला भी सकता है या नहीं। बीजिंग काफ़ी देर के बाद फिर हिम्मत करके टीवी को ऑन कर ही देता है और टीवी देखने लगता है। बीजिंग इधर से उधर चीज़ें देख रहा था। वो पूरा दिन टीवी देखने में बिता देता है, कभी कार्टून मूवीज़ देखता है, कभी अदर मूवीज़ देखता है। बीजिंग बहुत खुश था, क्योंकि पहली बार उसे टीवी देखने को मिल रहा था, तो बीजिंग पूरा खो चुका था। तभी उसके सामने कुछ ऐसा आ जाता है टीवी पर, जिसे देख कर तो बीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वी जिंग बस उस चीज़ को देखता ही रह जाता है। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने ऑफिस में था और वो अपने पूरे वर्क को कर चुका था। वांग जी का अब घर आने का टाइम हो चुका था। वांग जी अपनी एक फाइल को लेता है, अपनी चेयर से खड़ा होता है और ऑफिस रूम से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर साव चिंगचन आता है। साव चिंगचन वांग जी को बो करते हुए बोलता है, बॉस, मिस्टर लैंड यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप उन्हें एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए जाएंगे।
वांग जी शाओशिंगचन की ओर देखता है और बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद फिर वांग जी अपने डैड को पिक करने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है। इस वक्त 8 बजने वाले थे। वांग जी एयरपोर्ट पर पहुंचता है और अपने डैड का वेट करने लगता है। तभी वहां पर लैन किरण आ जाते हैं अपने कुछ गार्ड्स के साथ। लैन किरण को देखने के बाद वांग जी जल्दी से उन्हें हक करता है और बोलता है वेलकम डैड। लैन किरण भी स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू बेटा। इसके बाद फिर वो कार में आकर बैठ जाते हैं। वांग जी अपनी डैड की ओर देखता है और बोलता है डैड आपकी मीटिंग सब कैसी रही और ट्रिप। लैन किरण स्माइल करता है और बोलता है बेटा ट्रिप बहुत अच्छी रही और सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज भी हो चुकी हैं और तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है। वांग जी अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है डैड वो क्या। लैन किरण स्माइल करता है और वांग जी को एक मैगजीन दिखाता है जिसके फ्रंट पेज पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जिस पर लिखा हुआ था ग्रेट बिजनेसमैन का अवार्ड इस बार भी मिस्टर लैन वांग जी को जाता है। ये देखने के बाद वांग जी स्माइल करता है और अपने डैड की ओर देखता है। लैन किरण वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं ग्रेट जॉब बेटा, इस बार तो तूने 10वीं बार ये जीता है तो एक ग्रेट पार्टी तो बनती ही है। वांग जी अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है हाँ बिल्कुल। इसी तरह अपनी बिजनेस की बातें करते हुए वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो जैसे ही हॉल के अंदर आते हैं तो वहाँ पर वी यिंग और लैन सिजन दोनों बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जैसे ही लैन किरण अंदर आता है तो वो जल्दी से बोलता है वी बेटा। वी जिंग जैसे ही लैन किरण की आवाज़ सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वी जिंग जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उस ओर देखता है। वी यिंग भाग कर जाता है और लैन किरण को गले लगा लेता है। लैन किरण ये देखकर स्माइल करता है और वो भी वी यिंग को टाइटली हग कर लेता है। वी यिंग की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। ये देखकर लैन किरण बोलता है ओहो मेरा बेटा रो क्यों रहा है, मैंने कहा था ना मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। वी यिंग की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लैन किरण फिर वी यिंग को खुद से थोड़ा दूर करते हैं। विनी की आंखों से आंसू जो गिर रहे थे उन्हें वाइप करते हैं और बोलते हैं मेरा बेटा इतना क्यों रो रहा है, मैं हूं ना, देखो यहाँ मैं वापस आ गया ना। वी जिंग लैन किरण की ओर देखकर स्माइल करता है। इसके बाद लैन किरण विंग को लेकर वहाँ सोफे पर बैठते हैं। वी जिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ इन दोनों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना, अगर किया है तो मुझे बताओ मैं इन दोनों को पनिशमेंट दूंगा। वी जिंग लैन किरण की ओर देखकर अपने सिर को ना में हिलाता है। ये देखकर लैन किरण एक स्माइल करता है। उसके बाद विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं वी मेरे लिए तुम्हारे पास एक सरप्राइज है। वी जिंग ये सुनकर लैन किरण की ओर देखने लगता है। लैन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ मेरे बेटे के लिए मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे। वी जिंग स्माइल करता है और अपने सिर को हाँ में हिलाता है। उसके बाद फिर लैन किरण वहाँ पर खड़े हुए एक गार्ड की ओर देखती है। वो गार्ड फिर समझ जाता है और एक गिफ्ट बॉक्स लाकर लैन किरण को देता है। वी जिंग तो उस गिफ्ट बॉक्स की ओर देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा था। वी जिंग हैरान होकर बस लैन किरण की ओर देखता है। लैन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं बेटा इसे ओपन करो। वी जिंग बहुत हेजिटेट कर रहा था। लैन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं बेटा ये तुम्हारा है, ओपन करो इसे। वी जिंग फिर बहुत ही डरते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करता है। जैसे ही वी जिंग उस गिफ्ट को ओपन करता है तो वो देखकर चौंक जाता है और बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर रैबिट्स थे, वो भी बहुत सारे। इनके फेस पर ये देखकर स्माइल आ जाती है और वहाँ पर खड़े हुए लैन सेचन और वांग जी दोनों ही सरप्राइज रह जाते हैं। वो बस फीइंग की ओर ही देखते रहते हैं जिसके फेस पर बहुत प्यारे एक्सप्रेशन थे। लैन किरण वी जिंग की ओर देखकर बोलता है वी बेटा तुम्हें ये पसंद आए। वी जिंग बस सीधा जाकर लैन किरण को गले लगा लेता है क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे। इतनी खुशी मतलब वी जिंग हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। लैन किरण वी जिंग के इस चीज़ को देखकर समझ गए थे कि वी जिंग को ये बहुत पसंद आया। कुछ देर तक वी जिंग ऐसे ही रहता है। फिर लैन किरण वी जिंग को थोड़ा सा खुद से दूर करते हैं और बोलते हैं वी बेटा मुझे बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। वी जिंग लैन किरण की ओर देखता है और बोलता है डैड ये बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। लैन किरण स्माइल करता है और बोलता है हाँ वी मैं जानता हूँ तुम्हें रैबिट्स बहुत पसंद है, मुझे ग्रैनी वैन ने बताया था इसीलिए मैं मेरे बेटे के लिए ले आया। चलो जाओ अब। अच्छा तो मुझे अब ये बताओ तुम इन्हें कहाँ रखोगे। वी जिंग सोच में पड़ जाता है। वी जिंग मतलब समझ नहीं पा रहा था वो कहाँ रखे इन्हें। फिर लैन किरण स्माइल करता है और बोलता है क्यों ना हम इन्हें गार्डन में रखें।
वी जिंग लैन किरण की ओर देखता है और फिर अपने सिर को हाँ में हिला देता है। उसके बाद लैन किरण गार्ड्स की ओर देखता है और बोलता है चलो इसे बाहर लेकर आओ। लैन किरण फिर विंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं चलो अब हम गार्डन में चलते हैं। वी जिंग स्माइल करता है और बहुत खुश होते हुए लैन किरण के साथ चलने लगता है। वांग जी और सिचन भी वहाँ पर लैन किरण के पीछे पीछे ही आते हैं। लैन किरण फिर वहाँ पर खड़ा हो जाता है, जिंग का हाथ पकड़ता है। वी जिंग पहली बार घर के बाहर आया था और मतलब गार्डन को देख रहा था, क्योंकि वो कभी घर से बाहर ही नहीं आया। एक बार आया था जब वो ऑफिस गया था वांग जी के, तब उसने गार्डन भी नहीं देखा था, मतलब वो सीधा ही चला गया था। लेकिन वी जिंग आज गार्डन को देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये गार्डन तो बहुत बड़ा था। तभी वो गार्ड्स उस पिंजरे को वहाँ लेकर आते हैं और उसमें जितने भी रैबिट्स थे उन सभी को वो बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही उस पिंजरे को ओपन किया जाता है तो उसमें से वो सारे रैबिट्स उसमें से बाहर निकलने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वीजिंग ये देखकर स्माइल करता है और वीजिंग लैन किरण की ओर देखता है। लैन किरण विंग के फेस को देखकर समझ गए थे, फिर वो बोलते हैं जाओ। वीजिंग फिर स्माइल करता है और वहाँ से उन रैबिट्स के पास जाता है और नीचे बैठता है। वो धीरे धीरे करके रैबिट्स वीजिंग के पास आने लगते हैं। वीजिंग उनके साथ खेलने लगता है। वीजिंग को ऐसा खेलता हुआ देखकर वांग जी के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। इसके बाद लैन किरण लैन सिचन की ओर देखता है और उसके फेस पर अपने हाथ को रखता है और बोलता है बेटा तुम कैसे हो। लैन सिचन अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है डैड मैं ठीक हूँ। लैन सिचन अपने डैड को गले लगा लेता है। इसके बाद वांग जी भी लैन सिचन के पास आता है और उन्हें चेक करता है और स्माइल के साथ बोलता है अब आप ठीक हैं, मैं बहुत डर गया था गया। लैन किरण बोलते हैं वांग जी क्या हुआ। लैन सिचन बोलते हैं नहीं कुछ नहीं डैड, बस मुझे फीवर हो गया था। लैन किरण बोलते हैं क्या। सिचन बोलते हैं हाँ डैड चिंता मत करिए सब ठीक है। इसके बाद फिर वो वहाँ पर वीजिंग की ओर देखते हैं। वीजिंग उन रैबिट्स के साथ खेलते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। फिर लैन किरण बोलते हैं, फिर वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और वो लैन किरण को बो करती है और बोलती है सर डिनर रेडी है, आप सब डिनर कर लीजिए। लैन किरण फिर स्माइल करता है और फिर वो विंग की ओर देखता है जो वहाँ पर रैबिट्स के साथ खेल रहा था। लैन किरण फिर विंग के पास जाता है और उसके सिर पर हाथ को रखता है। विंग फिर अपने फेस को ऊपर करता है और लैन किरण की ओर देखता है। लैन किरण विंग के पास वहीं बैठ जाते हैं और बोलते हैं वी बेटा चलो अब हम डिनर कर लेते हैं, तुम इनके साथ कल खेलने ला। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो सेट फेस बना लेता है। लैन किरण स्माइल के साथ बोलते हैं बेटा तुम इनके साथ कल खेलने ला, तुम्हारे पास पूरा दिन है। वीजिंग स्माइल करता है और लैन किरण की ओर देखता है और बोलता है सच में डैड मैं खेल सकता हूँ। लैन किरण स्माइल के साथ बोलते हैं हाँ बिल्कुल बेटा तुम जब चाहे तब यहाँ आ सकते हो, ये तुम्हारे ही तो है। वीजिंग फिर स्माइल करता है, उन रैबिट्स को रख देता है और फिर वहाँ से लैन किरण के साथ चला जाता है। सब लोग घर के अंदर आते हैं। लैन किरण बोलता है जाओ तुम जाकर फ्रेश हो जाओ क्योंकि अभी तुम बाहर थे ना। वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है और उसके बाद वो भागकर अपने रूम में चला जाता है। लैन किरण वीजिंग को जाता हुआ देखते हैं, उनके फेस पर एक स्माइल थी। वांग जी अपने डैड के पास आता है और बोलता है डैड। लैन किरण वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं वांग जी क्या हुआ बेटा। वांग जी बोलता है डैड मैं नहीं चाहता कि इस बार पार्टी हमारे घर में हो। लैन किरण वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं वांग जी बेटा क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। वांग जी अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है डैड मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज़ से घबरा जाए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आने देना चाहिए। ब्रदर बहुत मुश्किल से ठीक हो रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें फिर से वो पैनिक अटैक आए। लैन किरण भी वांग जी की ये बात सुनकर समझ जाता है और बोलता है हाँ बेटा मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। इससे बेटर है कि हम पार्टी को यहाँ पर ऑर्गेनाइज ही न करें या फिर हम पार्टी को ही कैंसिल कर दें। लैन सिचन जो पास में खड़ा हुआ था वो ये सब चीज़ें सुन रहा था। ये सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। लैन सिचन जल्दी से अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है डैड मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, आप प्लीज़ पार्टी को यहीं ऑर्गेनाइज करिए। वांग जी जब ये सुनता है तब वो बोलता है नहीं गा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप पहले की तरह रिएक्ट करें, मैं आपको उस हालत में नहीं देख पाऊंगा। लैन सेचन वांग जी को गले लगाते हुए बोलते हैं वांग जी मैं ठीक हूँ, अब कुछ नहीं होगा। मैं आखिरकार कब तक ऐसे जीऊँगा, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, मुझे सब भूलना होगा वांग जी। वांग जी बोलता है लेकिन तभी लैन सेचन वांग जी को बोलते हैं वांग जी प्लीज़ मैं चाहता हूँ मैं सब चीज़ें भूल जाऊँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। वांग जी अपने गया को टाइटली गले लगा लेता है और बोलता है हाँ गया मैं करूँगा। तो लैन सेजन वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं वांग जी तो फिर पार्टी को यहीं ऑर्गेनाइज करो। वांग जी बोलता है लेकिन गया। लैन सेजन बोलते हैं वांग जी तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो ना। वांग जी बोलता है हाँ गया तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो करो।
वांग जी फिर अपने क्या आगे कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद लैन सेचन फिर अपने रूम में चले जाते हैं। लैन सेचन के जाने के बाद वांग जी अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड क्या ये करना सही होगा? अगर गाय को फिर से पैनिक अटैक आई तो? लैन केरन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, किसी न किसी तरह से हम उसे संभाल लेंगे और चिंता मत करो। उसे इन सब चीज़ों को फेस तो करना ही होगा, आज नहीं तो कल वो करेगा। तो इससे अच्छा यही होगा कि वो सब चीज़ें भूले और उसके साथ हम हैं ना वांग जी। वांग जी फिर बोलता है, ठीक है। इसके बाद वांग जी भी फिर अपने रूम में आता है। वांग जी जब रूम में आता है तब वो देखता है कि वी जिंग रूम में नहीं है, तो वो समझ आता है कि वी जिंग अभी भी बाथरूम में है। तभी हम लहन सेजन को इसके बाद अब हम लहन सेजन को देखते हैं। लहन सेजन अपने रूम में आ जाते हैं और डोर को बंद कर लेते हैं और चुपचाप जाकर अपने सोफे पर बैठ जाते हैं और कुछ फाइलों को रीड करने लगते हैं जो उनके कॉलेज से रिलेटेड थी। तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। लहन सेजन अपने फ़ोन को लेते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर अननोन नंबर से उसे कॉल आ रहा था। लहन सेजन फ़ोन को लेते हैं और बोलते हैं, हेलो। दूसरी ओर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वो दोबारा से बोलते हैं, हेलो। तो फिर से कोई आवाज़ नहीं आती। लैन सेशन ये देखकर थोड़ा सा हैरान रह जाते हैं। फिर वो कॉल कट हो जाता है। इसके बाद लैन सेशन फ़ोन को रख देते हैं और फिर से अपने कुछ पेपर्स को चेक करने लगते हैं। तभी उनका फ़ोन फिर से रिंग करता है। लैन सेशन फिर से फ़ोन को पिक करते हैं तो देखते हैं कि ये वही अननोन नंबर है जो उसे अभी कॉल कर रहा था। लैन सेशन फिर फ़ोन को पिक करते हैं। दूसरी ओर से आवाज़ को सुनकर लैन सेशन पूरी तरह से घबरा जाते हैं। वो बहुत बुरी तरह से डरने लगते हैं। अब हम वांग जी को देखते हैं जो अपने रूम में था और फ़ोन पर बात कर रहा था, वो भी लैन सेशन से, वो भी साओ शिनचैन से। तभी उसे गेट ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वांग जी मुड़कर पीछे डोर की ओर देखता है तो वहाँ पर वी जिंग वॉशरूम के डोर के बाहर खड़ा हुआ था। वांग जी वी जिंग को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वी जिंग बहुत प्रिटी लग रहा था। वांग जी फिर वी जिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वी जिंग अपने फेस को टर्न कर लेता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वांग जी ये देखकर समझ नहीं पाता, मतलब उसे समझ नहीं आया कि वी जिंग इतने जल्दी क्यों चला गया। वी जिंग डरते हुए रूम से बाहर निकलता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और हॉल में आता है। जैसे ही वो हॉल में आता है तो जल्दी से लैन किरण के पास चला जाता है। लैन किरण वी जिंग की ओर देखते हैं और बोलते, वी बेटा क्या हुआ? तुम मुझे कुछ घबराए हुए लग रहे हो। वी जिंग लैन किरण की ओर देखता है और बोलता है, नहीं नहीं डैड डैड कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर सर्वेंट आती है और बोलती है, सर खाना रेडी है। लैन किरण बोलता है, ठीक है। फिर लैन किरण बोलता है, वी चलें बेटा। वांग जी फिर लैन किरण का हाथ पकड़ लेता है और फिर वहाँ से डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। लैन सेचैन वांग जी सभी लोग डाइनिंग टेबल पर फिर थोड़ी देर बाद में आ जाते हैं। वी जिंग आज वांग जी की ओर नहीं देख रहा था, वो मतलब बिल्कुल अपनी प्लेट में घुस कर खाना खा रहा था। वांग जी ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि वी जिंग थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है आज। इसके बाद फिर वो लगभग आधे घंटे बाद अपना डिनर अच्छे से कंप्लीट करते हैं। डिनर कंप्लीट कर लेने के बाद फिर वांग जी उठ जाता है और बोलता है, डैड मुझे कुछ काम है तो मैं अभी जा रहा हूँ। लैन किरण बोलते हैं, ठीक है वांग जी। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग जैसे ही देखता है कि वांग जी ने उसकी ओर देखा, वी जिंग अपने फेस को टर्न कर लेता है। इसके बाद वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है। वो सभी भी फिर डाइनिंग टेबल से खड़े हो जाते हैं। लैन केरन जब देखते हैं सिजन के फेस की ओर तो सिजन का फेस ना बहुत डिफरेंट था। ऐसा लग रहा था जैसे वो डरा हुआ है। लैन केरन जब ये देखते हैं तब वो बोलते हैं, सिजन बेटा क्या हुआ है? सिजन अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, नहीं डैड कुछ कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ डैड। लैन केरन बोलते हैं, बेटा लेकिन लेकिन सिजन बोलता है, मैं ठीक हूँ डैड, मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। लैन किरण सिजन के फेस को देखकर समझ गए थे कि कुछ तो प्रॉब्लम है जो वो बता नहीं रहा है। इसके बाद वो वी जिंग की ओर देखते हैं। वी जिंग लैन किरण की ओर ही देख रहा था। लैन किरण बोलते, वी बेटा जाओ तुम भी अब सो जाओ। वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है और फिर वो जल्दी से अपने रूम में आ जाता है, डोर को बंद करता है और जल्दी से काउच पर बैठ जाता है और बेड की ओर देखने लगता है। वी जिंग न जाने क्यों डर रहा था। उसके बाद उसकी नज़रें टीवी पर जाती हैं। वी जिंग जैसे ही टीवी की ओर देखता है तो वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। न जाने उसे क्या याद आ रहा था। वी जिंग जल्दी से ब्लैंकेट को लेता है और ओढ़ कर अच्छे से कवर करके खुद को उस पर लेट जाता है। वी जिंग पूरी तरह से वाइब्रेट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने स्टडी रूम में था और वो अपने कुछ वर्क को कर रहा था। काफ़ी देर हो जाने के बाद फिर वो अपनी वॉच को चेक करता तो इस वक्त
10 बज चुके थे। वांग जी फिर फाइल को बंद करता है और वहाँ से अपने रूम की ओर निकल जाता है। अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो एक मिरर के सामने खड़ा हुआ था एक रूम में, और अपने फेस पर जो उसने मास्क लगा के रखा था वो हटाता है और मिरर की ओर देखते हुए बोलता है, लहन वांग जी, तुम्हारी बर्बादी भी अब शुरू होने वाली है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जो तुमने मेरा हाल किया था उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। इसके बाद फिर वो पर्सन एक डेविल सी स्माइल देता है। अब हमें वांग जी का रूम दिखाया जाता है। वांग जी डोर को ओपन करता है। जैसे ही वांग जी डोर को ओपन करता है, रूम में जो काउच पर वी जिंग सोया हुआ था वो पूरी तरह से डर जाता है। वी जिंग जल्दी से उस ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लेता है। वांग जी रूम के अंदर आता है, डोर को बंद करता है और इधर उधर देखता है। वांग जी रूम के अंदर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे बेड पर वी जिंग नजर नहीं आता। वांग जी फिर काउच की ओर देखता है जहां पर उसे ब्लैंकेट दिख रहा था। वांग जी ये देखकर एक स्माइल करता है और वो आगे बढ़ने लगता है। वांग जी जैसे ही काउच के पास आता है तो वो देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि वी जिंग था जो वाइब्रेट कर रहा था। ये देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग के और भी ज़्यादा नीचे की ओर झुकने लगता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे ही और ब्यूटीफुल से फंक्शन फैन फिक्शन के लिए। इससे पहले मैंने फोर्स मैरिज विद माफिया किंग फैन फिक्शन का एक पार्ट और अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी चेक कर लेना। तो बाय बाय एवरीवन।